किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। पिछले दिनों हमारे प्रदेश में मावठे की बारिश भी हुई, जो कि हमारी फसलों के लिए लाभदायक है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से तकनीकी एवं सामयिक कार्य करने चाहिए जो कि उनके कृषि कार्य में लाभदायक हो, ऐसी ही जानकारियां होती हैं आपके अपने कार्यक्रम में। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य खबरों से। मैं हूं दिनेश। अप्रैल तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू करें, धान खरीदी कर मुक्त, पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र, पाले से सावधान रहें किसान, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे राज्य खाद्य सुरक्षा कानून को तेजी से लागू करें। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे अगले वर्ष मार्च तक सभी तैयारियां पूरी कर लें ताकि इस कानून को अप्रैल 2015 से पूरे देश में लागू किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस कानून के लागू होने के बाद वर्तमान टीपीडीएस के अंतर्गत आवंटन को जारी रखने की व्यवस्था एक अस्थायी उपाय हो सकता है। यह कानून 5 जुलाई 2013 को बना था और इसे 11 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है। सम्मेलन का आयोजन शेष राज्यों में कानून को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए किया गया था। बासमती धान की खरीदी देश के अन्य प्रदेशों के न्यूनतम मूल्य से कम पर नहीं हो, किसानों के हितों के संरक्षण में ही सबका हित है। श्री चौहान ने बासमती की अंतर्राष्ट्रीय मांग में आई कमी से उत्पन्न मंदी के इस दौर में धान खरीदी के बारे में पिछले दिनों व्यापारियों और मिलर प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित किया। बासमती उत्पादक सभी राज्यों की बड़ी मंडियों के बासमती धान के भाव प्रतिदिन प्रदेश की धान मंडियों में प्रदर्शित किए जाएं। शासन ने निर्णय लिया है कि राज्य में पैदा होने वाली ऐसी बासमती धान को 31 मार्च तक मंडी फीस से पूर्ण छूट रहेगी, जिसकी बिक्री किसानों द्वारा मंडियों में की जाती है तथा जिसका उपयोग बासमती चावल बनाने के लिए प्रदेश की धान मिलों में होता है अथवा प्रदेश से बाहर ले जाने के लिए किया जाता है। पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र किसानों के लिए काफी उपयोगी है। इस यंत्र से चना, अरहर, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों में निंदाई गुड़ाई करना बेहद आसान हो जाता है। 6 से 8 हार्स पावर का ये पावर टिलर के माध्यम से मध्यम और भारी मिट्टी में चौड़े अंतराल वाली फसलों की निंदाई गुड़ाई आसानी से की जा सकती है। कम समय में अधिक काम करने वाले इस यंत्र में खिंचाव प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा लगा होता है, जिसमें हत्था, प्रचालन पहिया एवं स्वीप आदि लगाए गए हैं, जिसके कारण इसे चलाना बहुत ही सरल हो जाता है। हर साल कहीं न कहीं पाले का प्रभाव देखा जाता है। फिलहाल जिस तरह का मौसम चल रहा है, इससे पाले की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि किसान भाई पाले से फसल बचाने के उपाय करें। जिस रात्रि में पाला पड़ने की संभावना हो, उस समय खेत की पश्चिमी मेढ़ों पर करीब आधी रात को कुछ घास फूस एकत्रित करके जलाकर धुआं करें तो धुआं सारे खेत में छा जाता है। इस प्रकार धुआं खेत में कई स्थानों पर करें और इसका रुख फसल पर होकर जाना चाहिए। तब भी पाला पड़ने की संभावना या मौसम पूर्वानुमान विभाग द्वारा पाले की चेतावनी दी गई हो तो फसल में हल्की सिंचाई दें, जिससे तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं गिरेगा और फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। और अब आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। गेहूं की पिछेती किस्मों का चयन कर वैज्ञानिकों से सलाह लें, बीजोपचार अवश्य करें। फलों के बगीचे में मिलीबग की रोकथाम के लिए ग्रीस की पट्टी लगाएं, पौधों की देखभाल करें। चने और सरसों की अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। चने के खेत में टी आकार की खूंटियां लगाएं ताकि पक्षी उस पर बैठ सकें। गेहूं की पहली सिंचाई बोनी के 21 दिन बाद शुरू करें, इससे कनसे अच्छे बनते हैं। सब्जी उत्पादक किसान उन्नत किस्में लगाएं तथा गुणवत्ता की जांच के लिए वैज्ञानिकों से सलाह लें। फिलहाल खबरें खेती में इतना ही। अब देखिए मंडी भाव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, इस समय आपके खेतों में रबी की फसलें लगी हुई हैं। इसमें किस तरह से सिंचाई की जाए, समय समय पर सिंचाई से होने वाले लाभों के बारे में आप सभी जानते हैं। सिंचाई प्रबंधन किस तरह से हो, आइए लेते हैं इसी विषय पर कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको रबी फसलों की सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्थाएं और उनकी सिंचाई दक्षता बढ़ाने के उपाय की तकनीक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रबी के मौसम में गेहूं, चना और मसूर, बरसीम आदि की फसलें प्रमुखता से अपने मध्य प्रदेश में ली जाती हैं। ये फसलें रबी के मौसम में बोई जाती हैं। नवंबर में और लेट दिसंबर तक इनकी बोनी की जाती है। इनमें जल दक्षता बहुत अच्छे से बढ़े, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इनकी प्रमुख क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में जानें। सबसे महत्वपूर्ण रबी फसलों में जो क्रांतिक अवस्था है वो CRI स्टेज होती है, जो कि रबी फसलों में जैसे गेहूं है, गेहूं को बोने के 20 या 21 दिन में ये आती है, जिसको अपन क्रिटिकल स्टेज कहते हैं। शीर्ष मुकुट बनता है और जड़ों में ये प्रमुख रूप से मुकुट जैसी आकृति इसमें आती है। और इस स्टेज पर पानी देने से, सिंचाई जब हम जो देते हैं तो इस स्टेज पर देने से निश्चित तौर पे 12 से 15% उत्पादन में वृद्धि निश्चित रूप से होती है। यदि गेहूं की फसल के लिए किसी के पास अगर एक ही पानी है तो निश्चित तौर पर ये अनुशंसित करते हैं कि ये जो है इसी CRI स्टेज पर दिया जाना उचित रहेगा। इसके अलावा दूसरी स्टेज इसमें आती है टिलरिंग, यानी गेहूं में ब्रांचेज आते हैं, कल्ले फूटते हैं। इसके बाद गभोट अवस्था में गांठें बनती हैं, यानी जॉइंटिंग स्टेज पर अगर किसी हमारे जो किसान भाई के पास 2 पानी हैं तो वो निश्चित रूप से गभोट अवस्था में देना उचित रहता है, जो कि हमारे पास जो है 55 से 60 दिन की बुआई के बाद जो समय है उस टाइम पर ये स्थिति आती है। और इसके बाद यदि तीसरा पानी अगर है तो तीसरा पानी निश्चित रूप से ये मिल्किंग स्टेज पे जो दिया जाता है, जो कि 90 दिन से लेकर 105 दिन के बीच में तीसरा पानी देना उचित है। और जहाँ तक सिंचाई की गहराई की बात है, गेहूं में
सिंचाई की गहराई और सिंचाई की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जिसे अपन जो बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का ढाल और कौन सी फसल हम जो है खेत में ले रहे हैं उसके ऊपर बहुत कुछ हद तक क्या है निर्भर करता है। उस स्थिति में यदि सिंचाई का जो सिंचाई देने से पहले जमीन का जो ढाल यदि 1% से कम है तो निश्चित तौर पर फिर दूसरी अवस्था में मृदा की जांच कराएं। मृदा की जांच में हम सामान्य तौर पर ये उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले यानी बालू और मृत्तिका और बीज का जो पोर्शन है उसकी हम जांच किसी भी प्रयोगशाला से जो करा सकते हैं। उस जांच के आधार पर हम ये जानते हैं कि हमारी जो मृदा दोमट मिट्टी के अंतर्गत आती है कि हैवी सॉइल के अंतर्गत आती है। हैवी सॉइल माने जो है काली मिट्टी के अंतर्गत आती है या जो बालू सॉइल के अंतर्गत आती है। जहां तक ये संभव है, यदि हमारी खेत की मिट्टी की जांच जो आई है, जांच के अनुसार यदि मिट्टी हैवी है यानी काली मिट्टी है, तो काली मिट्टी में हम जब सिंचाई दें तो काली मिट्टी में सिंचाई की संख्या हम ज्यादातर कम रखते हैं, लेकिन डेप्थ ज्यादा देते हैं उसमें। जैसे 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 6 से 7.5 सेंटीमीटर तक हम गहराई देते हैं। यदि हमारी जो मिट्टी है, अगर ये मिट्टी दोमट मिट्टी से लेके सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, तो रेतीली मिट्टी में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, सिंचाई हमें ज्यादा देनी पड़ती है और सिंचाई की गहराई हमें कम रखनी पड़ती है। तो इस तरीके से निश्चित रूप से हम अपने खेतों में, प्रक्षेत्र में कम पानी में और अधिक पैदावार ले सकते हैं। पानी की भी बचत इससे होगी और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलेगा। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरद ऋतु में बहुत अच्छी सब्जियां आती हैं और इस समय आपके खेतों में बहुत सी सब्जियां लगी हुई हैं, जैसे कि टमाटर, गोभी, बैंगन, मिर्च इत्यादि। देखा जा रहा है कि इनमें कीट और पतंगों का प्रकोप हो रहा है। इन कीट पतंगों की पहचान किस तरह से करें व इसमें किस तरह से इनसे रोकथाम करें, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वर्मा। किसान भाइयों, सब्जी उत्पादन की जब हम बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि कई विधियों का यदि हम समन्वयन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं तो उससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, एक समय में हमें एक से अधिक सब्जियों का उत्पादन होता है, जिससे उसके बाज़ार भाव जो है हमें अच्छे मिलते हैं। दूसरा, यदि हम इसमें दूसरी भी जैसे कि गेंदे हैं या ज्वार है या दूसरी चीज़ों का भी यदि हम इसमें अंतर्वर्ती फसल के रूप में लेते हैं तो उससे हमें एक तो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है और दूसरा उसकी जो महक से या उसकी वजह से जो इसमें लगने वाले कीट व्याधियां हैं उसमें भी कमी आती है, तो उसका भी हमको दोहरा फ़ायदा होता है। तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये खेत जहाँ पर हम जो है सेम का, गिलकी और तुरई इसका समावेश किए हुए हैं और साथ ही साथ जो इंतर्वर्ती फसल के रूप में कतार से बीच में जो है हमने गेंदे की कास ले रखी है। तो इससे किसानों को जो दोहरा फ़ायदा होता है। इसमें जो लगने वाले जो कीट व्याधियां हैं, जैसे कि इसमें फली छेदक है, पत्ती खाने वाले कीट हैं, इनकी जो मात्रा है, जिसकी जो प्रकोप की जो क्षमता है उसमें कमी आती है। और दूसरा, इन गेंदों से या दूसरे इंतर्वर्ती फसलों से जो बेचने पर जो किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है वो इसके अतिरिक्त होता है। तो यहाँ पर जो किसान ने जो लगाया हुआ है वो गिलकी, लौकी और सेम है।
इसमें उन्होंने कई तरह के जो उन्नत कृषि की जो तकनीक है उसका समावेश किया है और उससे जो है उसे भरपूर फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पर हम जो चर्चा करने की बात करेंगे उसमें फसल में लगने वाले कीट व्याधियों की बात करते हैं जो अमूमन किसानों को देखने को मिलती हैं। उसमें सर्वप्रथम आता है जब फसल छोटी रहती है, यानी जब जैसे गिलकी है, लौकी है, करेला है, इन फसलों में जब छोटे फल रहते हैं उस समय किनारे के ऊपर सफ़ेद फफूंद आ जाती है और फूल जो है, फल जो है सिकुड़ के गिर जाते हैं। इसके जो कारक हैं वो एक तरह की जो फल मक्खी है उसकी वजह से होता है। फल मक्खी इस फल के ऊपर जो है अपने अंडे देती है और उसके बाद इन फलों को गला के ये फल गिर जाते हैं। उन खेतों में जहाँ पर कि फल नहीं आए हुए हैं वहाँ पर भी किसान भाई अक्सर फल पौधों को या बेलों को सूखने की बात करते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखा गया कि जहाँ फल नहीं आए हुए हैं वहाँ पर ये फल मक्खी तनों को प्रकोप करती है और उससे जो है बेल सूखने शुरू हो जाती है। अब इन मक्खियों का नियंत्रण हम कैसे करें? इसे नियंत्रण करने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है, देसी तरीका है। यदि किसान भाई इन फल उद्यान के बीच में या इन सब्जियों के बगीचों के बीच में यदि श्यामा तुलसी की एक कतार लगा लेता है तो इसके जो प्रौढ़ होते हैं वो सारे के सारे श्यामा तुलसी पे अतिरिक्त आकर्षित होते हैं और उसे जो है वो सुबह या शाम के समय डाइक्लोरवास यदि स्प्रे कर देता है तो उसका नियंत्रण उसको बड़े आसानी से मिल जाता है। दूसरी एक समस्या आती है वो जैसे कि ये लौकी का फल है। लौकी के फल में भी ये फल मक्खी का प्रकोपित है और ये छोटी छोटी जो फल हैं वो गिर जाते हैं। इसे भी हम उस विधि से बचा सकते हैं और इसे बड़े आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। फिर दूसरी एक समस्या जो किसान भाई चाहे जिन्होंने तरोई लगा रखी हो, चाहे कद्दू लगा रखे हैं, लौकी लगा रखी, करेला, टमाटर, ये मिर्ची, इन सब में जो है एक विशेष तरह का कीड़ा जिसको कि हम कहते हैं पर्ण सुरंगक, इसका प्रकोप बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है और ये भी जब इसका प्रकोप अधिक होता है तो पूरी की पूरी पत्तियां सूख जाती हैं और इसमें जो है पौधे खत्म हो जाते हैं। इसे नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है कि जब पौधे छोटे हों, नर्सरी की स्थिति में हो, वहाँ से हम इसका उपयोग करें। परंतु ऐसी भरी फसल में जैसे कि जहाँ हम खड़े हुए हैं यदि इसका प्रकोप दिखाई देता है तो निचले पौधों के निचले हिस्से की पत्तियों में जिसमें ये प्रकोपित पत्तियां हैं इसे हम काट के तोड़ के अलग कर दें। उसके बाद जो है फिर इसमें हम नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं, ट्राइजोफास का स्प्रे कर सकते हैं या और भी सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इसमें स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि हम इसे बड़े आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो शाम के समय हम इसका स्प्रे करें। बनते कोशिश हो हम जो है जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करें जिसमें कि नीम का तेल या नीम की खली का जो सत है वो अत्यंत कारगर होता है और इससे जो है हमें वांछित रिजल्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा है किसान भाई यदि आप इस तरह से फसल की सतत निगरानी करें और उसे जो है समय पर नियंत्रित कर सकेंगे तो अधिक से अच्छे फलन आपको मिलेगा। अंतर्वर्ती फसल लेते हैं तो और अधिक उसी क्षेत्र में उसी लागत से आपको अतिरिक्त लाभ भी उसमें मिल सकता है और साथ ही साथ जो फल हैं जो हम मार्केट में जो बाजार की ओर ले जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए उसे यदि हम ग्रेडिंग कर लें यानी फलों की छटाई हम सदा खेत में ही कर लें तो उसके अधिक बाजार भाव किसान भाई को मिलेंगे और इन विधियों से यदि आप अपनाते हैं तो इसका भरपूर फायदा किसान भाई ले सकते हैं। धन्यवाद। आओ किसानों। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हाँ मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर,
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आप कुछ और जानकारियां चाहें तो पत्र व्यवहार द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, वक्त हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं खुशी सिंह अपने साथियों के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।